ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए जिनका विषय व्याकरण है, उनमें प्रतिष्ठा विषयक महाभाष्य पुस्तक जो महामुनि पतंजल द्वारा विरचित है, उसके प्रस्तुत पुस्तक के तृतीय आह्निक का इको गुण वृद्धि सूत्र पढ़ाने जा रहा हूँ। इको गुण वृद्धि सूत्र में इक ग्रहण का प्रयोजन बताकर सूत्र को सार्थक सिद्ध किया है। इको गुण वृद्धि इगक ग्रहणम किमर्थम। इको गुण वृद्धि इस सूत्र में इक का ग्रहण किस लिए किया गया है। इक ग्रहण मात संध्यक्षर व्यंजन निवृत्त्यर्थम। वार्तिककार कहते हैं कि इक का ग्रहण आकार, संध्यक्षर और व्यंजन की निवृत्ति के लिए किया गया है। इक का ग्रहण आकार, संध्यक्षर और व्यंजन की निवृत्ति के लिए किया गया है। इक ग्रहणं क्रियते। इक ग्रहण किया है। किंग प्रयोजनम, क्या इसका इक ग्रहण करने का प्रयोजन क्या है। आकार निवृत्त्यर्थम, संध्यक्षर निवृत्त्यर्थम, व्यंजन निवृत्त्यर्थम च। कहते हैं व्याख्याकार कहते हैं कि आकार निवृत्ति के लिए, संध्यक्षर की निवृत्ति के लिए तथा व्यंजन की निवृत्ति के लिए। तो आकार निवृत्त्यर्थम तावत याता वाता आकारस्य गुणः प्राप्नोति ग्रहणं न भवति। संध्यक्षर निवृत्त्यर्थम ग्लायति म्लायति संध्यक्षरस्य गुणः प्राप्नोति ग्रहणं न भवति। व्यंजन निवृत्त्यर्थम उम्भिता उम्भितुम उम्भितव्यम व्यंजनस्य गुणः प्राप्नोति ग्रहणं न भवति। यहाँ व्याख्याकार कहते हैं कि आकार की निवृत्ति के लिए इक ग्रहण अर्थवान है। याता उदाहरण दिए हैं, याता वाता। यहाँ आकार को गुण प्राप्त होता है, इक ग्रहण से रुक जाता है। संध्यक्षर की निवृत्ति के लिए इक ग्रहण चाहिए। उदाहरण है ग्लायति म्लायति, इसमें इक ग्रहण की आवश्यकता है। यहाँ संध्यक्षर को गुण प्राप्त होता है, इक ग्रहण से रुक जाता है। व्यंजन की निवृत्ति के लिए भी इक ग्रहण चाहिए। उदाहरण है उम्भिता उम्भितुम उम्भितव्यम। यहाँ व्यंजन भौ के स्थान में ओष्ठ होने से वो गुण प्राप्त होता है, इक ग्रहण से रुक जाता है। आगे व्याख्याकार कहते हैं आकार निवृत्त्यंथेन तावन्नार्थः आचार्य प्रवृत्तिर ज्ञापयति नाकारस्य गुणो भवतीति यदयम् आतो अनुपसर्गे कः इति ककारम अनुबंधम करोति कथं कृत्वा ज्ञापकम कित्करण एतत् प्रयोजनम कितीत्याकार लोपे तथा स्यात्। यदि चाकारस्य गुणः स्यात् किन्करणम् अनर्थकं स्यात्। गुणे कृते द्वयोरकारयोः पररूपेण सिद्धं रूपं गोदः कमलद इति पश्यति त्वाचार्यो नाकारस्य गुणो भवति ततः ककारम अनुबंधं करोति। संध्यक्षर निवृत्त्यर्थे नापि नार्थः उपदेश सामर्थ्यात् संध्यक्षरस्य गुणो न भवति। अब आकार निवृत्त्यर्थेन तावन्नार्थ। आकार निवृत्ति के लिए इक ग्रहण का कुछ प्रयोजन नहीं। आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति नाकारस्य गुणो भवति थी। आचार्य का व्यवहार बताता है
कि आकार को गुण नहीं होता। आचार्य को आतो अनुपसर्गे कह, इस सूत्र में ककार अनुबंध लगाना इसमें ज्ञापक है। यह ज्ञापक कैसे होता है? कित करने का यही प्रयोजन है, किंतु प्रत्यय को निमित्त बनाकर आतो लोप इति च, इस सूत्र से धातु के आकार का लोप हो जाए। पर यदि आकार को गुण अ होता तो कित करना व्यर्थ हो जाता। गुण होने पर गुण रूप अ और प्रत्यय रूप अ के अतो गुणे से सूत्र से पररूप होने से गोदह कंबलदह ये रूप सिद्ध हो जाएंगे। आचार्य जानते हैं कि आ को गुण नहीं होता, अतः इष्ट रूप सिद्धि के लिए ककार अनुबंध लगाते हैं। अब संध्याक्षर निवृत्ति नापि नार्थः, मतलब यहाँ कहना है कि संध्याक्षर की निवृत्ति के लिए भी इक ग्रहण का कुछ प्रयोजन नहीं। संध्याक्षर की निवृत्ति के लिए भी इक ग्रहण का कुछ प्रयोजन नहीं। आचार्य ने ऐ और औ संध्याक्षरों को वर्ण समाम्नाय में पढ़ा है। वह पढ़ना अर्थात उपदेश व्यर्थ हो जाएगा यदि ऐ औ के स्थान में गुण ए ओ हो जाए। व्यंजन निवृत्त्यर्थे नापि नार्थः आचार्य प्रवृत्तिर ज्ञापयति न व्यंजनस्य गुणो भवति यदयं जनेर्ड शास्ति कथं कृत्वा ज्ञापकं डित्करणम् एतत् प्रयोजनं डितीति तिलोपे यथा स्यात्। यदि व्यंजनस्य गुणः स्यात् डित्करणम् अनर्थकं स्यात्। गुणे कृते त्रयाणाम् अकाराणां पररूपेण सिद्धं रूपं स्याद् उपसर्जो मन्दुरज इति पश्यति त्वाचार्यो न व्यंजनस्य गुणो भवति अतो जनेर्ड शास्ति। नैतानि सन्ति ज्ञापकानि यत्तावदुच्यते कित्करणं ज्ञापकं नाकारस्य गुणो भवति उत्तरार्थम् एतत् स्यात् तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः इति जतर्हि गापोष्टक इति अन्यार्थं ककारमनुबन्धं करोति। अब कहते हैं कि व्यंजन निवृत्त्यर्थे नापि नार्थः, व्यंजन निवृत्ति के लिए भी इक ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं। आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति न व्यंजनस्य गुणो भवति। आचार्य का व्यवहार बताता है कि व्यंजन को गुण नहीं होता। आचार्य का जन धातु से इ प्रत्यय करना, जन धातु से ड प्रत्यय करना, जनेर्ड, जन धातु से ड प्रत्यय करना इसमें ज्ञापक है। अब डित करने का यही प्रयोजन है कि डित प्रत्यय को निमित्त मानकर टिलोप हो जाए, पर यदि व्यंजन को गुण होता हो तो डित करना व्यर्थ हो जाए। कारण कि गुण होने पर तीन अकारों जकारोत्तरवर्ती अकार न को गुण करने से प्राप्त अ तथा प्रत्यय का अ का पररूप होने से उपसर्जः मंदुरजः ये रूप सिद्ध हो जाएंगे। आचार्य जानते हैं कि व्यंजन को गुण नहीं होता, अतः जन धातु से दो प्रत्यय विधान करते हैं और इस तरह इष्ट रूप की सिद्धि प्राप्ति होती है। नैतानि सन्ति ज्ञापकानि, ये ज्ञापक नहीं है। न एतानि सन्ति ज्ञापकानि, ये ज्ञापक नहीं है। यत्तावदुच्यते, यह जो कहा गया है कि आतो अनुपसर्गे कह में कित करना इस बात का ज्ञापक है कि आकार को गुण नहीं होता, सो यह स्वप्रयोजन होने से उत्तर सूत्र तुंद शोकयोः परिमृजापनुदोः में अनुवृत्ति के लिए होने से ज्ञापक नहीं। जत्तर्हि गापोष्टक इत्यान्यार्थं ककारमनुबंधं करोति। अच्छा, तो गापोष्टक में ककारानुबंध का तो और कुछ प्रयोजन नहीं, सो यह ज्ञापक होगा। यद्यपि उच्यते
उपदेश सामर्थ्यात् संध्यक्षरस्य गुणो नो भवतीति यदि यद्यत् संध्यक्षरस्य प्राप्नोत् तत्तद् उपदेश सामर्थ्यात् बाध्यते आयादयोपि तत्तर्हि न प्राप्नुवन्ति नैष दोषः ये विधिं प्रत्युपदेशो अनर्थकः स विधिर्बाध्यते यस्य तु विधिर्निमित्तमेव नाशो बाध्यते गुणं च प्रत्युपदेशो अनर्थकः आयादीनां पुनर्निमित्तमेव। कहते हैं अच्छा, तो गापोष्टक में ककारानुबंध का तो और कुछ प्रयोजन नहीं, सो यहाँ ज्ञापक हो गया। यह जो कहा गया है कि उपदेश की सार्थकता के लिए, उपदेश की सार्थकता के लिए संध्यक्षर को गुण न होगा। यदि जो कार्य संध्यक्षर को प्राप्त हो उस कार्य का उपदेश के बल पर बाध हो जाए तो संध्यक्षरों को आय आदि आदेश भी न हो सकेंगे। यह कोई दोष नहीं। जिस विधि के होने से उपदेश अनर्थक होता हो उस विधि का बाध होता है। जिस विधि का संध्यक्षर निमित्त हो, जिस विधि का संध्यक्षर निमित्त ही हो उसका बाध क्यों कर। गुण के प्रति यदि गुण हो जाए उपदेश अनर्थक हो जाता है। आय आदि आदेशों का तो निमित्त ही है। अब आगे कहते हैं कि यद्यपि उच्यते जनेर्ड वचनं ज्ञापकं न व्यंजनस्य गुणो भवति इति सिद्धे विधिरारम्भमानं ज्ञापकार्थो भवति न च जनेर्गुणेन सिद्ध्यति कुतो हि एतत् जनेर्गुण उच्यमाने अकारो भवति न पुनरकारो वा स्याद् ओकारो वेति आन्तर्जतो अर्धमात्रिकस्य व्यंजनस्य मात्रिको अकारो भविष्यति एवं अपि अनुनासिकः प्राप्नोति पररूपेण शुद्धो भविष्यति। एवं तर्हि गमेरप्ययं दो वक्तव्यः गमेश्च गुण उच्यमान अन्तर्जत ओकारः प्राप्नोति तस्मात् इकग्रहणं कर्तव्यम्। यदि इकग्रहणं क्रियते द्योः पंथाः सह इमम् इति एते अपि इकः प्राप्नुवन्ति। अब यदि उच्यते, यह जो कहा गया है कि जन धातु से ड विधान करना इस बात का ज्ञापक है कि व्यंजन को गुण नहीं होता, सो यह भी ज्ञापक नहीं। प्रकारांतर से कार्य सिद्ध होते हुए जो विधि आरंभ की जाती है वह व्यर्थ होने से ज्ञापक होती है। जन को गुण करने से तो इष्ट रूप सिद्ध नहीं होता। इसमें क्या हेतु है कि जन के नकार के स्थान में ओ गुण हो, ए अथवा ओ न हो, उस पर अंतरतम्य से अर्धमात्रिक व्यंजन के स्थान में एक मात्रिक ओ ही होना उचित है। द्विमात्रिक ऐ ओ नहीं, पर अनुनासिक न के स्थान में अनुनासिक अंग होगा, कोई हर्ज नहीं। अतो गुणे सूत्र से पररूप होने पर शुद्ध प्रत्यय का अ ही रूप होने से शुद्ध आकार मिल जाएगा। अच्छा, यदि यही बात है तो भी ज्ञापक नहीं बन सकता। यह ई उत्तरत्र अनुवृत्ति के लिए सार्थक है। अन्येष्वपि दृश्यते इस वचन से गम से भी ई विधान किया जाता है। यदि गम को गुण विधान किया जाए तो स्थान के अंतरतम्य से अर्थात उष्ठ वर्ण होने से मो के स्थान में ओ होगा, अतः ई ग्रहण करना चाहिए। यदि इग्रहणं क्रियते, यदि इक ग्रहण किया जाता है तो दिव औत सूत्र में दिव के इक के स्थान में औ वृद्धि होनी चाहिए। पथि मथि भुक्षामात से पथिन के इक के स्थान में भी औ वृद्धि होनी चाहिए।
त्यदादि नाम सूत्र से तद में इक के न होने से और गुण न हो सकेगा, तथा इदम के द्वितीया एक वचन में भी। यहाँ अब वार्तिककार कहते हैं कि संज्ञा विधाने नियमः, जहाँ गुण वृद्धि शब्द उच्चारण करके गुण वृद्धि का विधान है, वहाँ इक के स्थान में भी गुण वृद्धि हो, ऐसा नियम है। संज्ञा ते विधीयन्ते तेषु नियमः किं वक्तव्यम, संज्ञा पूर्वक जो गुण वृद्धि विधान किए जाते हैं उनमें यह नियम है। किं वक्तव्यम एतत्, क्या इस वार्तिक रूप वचन के कहने की आवश्यकता है? नहीं। कथम अनुच्यमानं गंक्ष्यते, बिना वचन किए इस नियम का कैसे बोध होगा? गुण वृद्धि ग्रहण सामर्थ्यात्, कथं पुनरंतरेण गुण वृद्धि ग्रहणमिको गुण वृद्धि स्यातां प्रकृतिं गुण वृद्धि ग्रहणम अनुवर्तते, कं प्रकृतं वृद्धिरादेय अदें गुण इति, यदि तदनुवर्तते अदें गुणो वृद्धिश्च स्याद् एङां वृद्धिसंज्ञापि प्राप्नोति, सम्बन्धमनुवर्तिष्यते वृद्धिरादेय अदें गुण इति वृद्धिरादेय। अतः इको गुण वृद्धि इति गुण वृद्धि ग्रहणमनुवर्तते आदेय एं ग्रहणं निवृत्तम्। अथवा मंडूक गतयोधिकाराः यथा मंडूकाः उत्प्लुत्य गच्छन्ति तद्वधि अधिकाराः। अब यहाँ वार्तिककार कहते हैं कि जहाँ गुण वृद्धि शब्द उच्चारण करके गुण वृद्धि का विधान है, वहाँ इक के स्थान में वे गुण वृद्धि हो जाए, ऐसा नियम है। तो उस व्याख्या करते हुए कहते हैं कि संज्ञा पूर्वक जो वृद्धि विधान किए जाते हैं उनमें यह नियम है। क्या यह वार्तिक रूप वचन के कहने की आवश्यकता है? तो ग्रंथकार कहते हैं नहीं। बिना वचन किए इस नियम का कैसे बोध होगा? इस सूत्र में गुण वृद्धि के बल पर यहाँ सूत्र में गुण वृद्धि ग्रहण न करे, अर्थात इकह इतना ही सूत्र पढ़ें तो इक के स्थान में गुण वृद्धि हो, इस विधेय का लाभ कैसे होगा? तो इक के स्थान में गुण वृद्धि हो, इस विधेय का गुण वृद्धि के इक के स्थान में गुण वृद्धि हो, इस विधेय का लाभ कैसे होगा? यहाँ प्रश्न उठता है। तो गुण वृद्धि का अधिकार प्रस्ताव आरंभ है, सो इस सूत्र में गुण वृद्धि की अनुवृत्ति आती है। उससे वह कौन सा अधिकार है? वृद्धिरादेय अदें गुणः, यह सूत्र द्वय, दोनों सूत्र। अब पूर्व सूत्रों से गुण वृद्धि की अनुवृत्ति आने से गुण वृद्धि इक के स्थान में होंगे। तो यहाँ सूत्र में गुण वृद्धि ग्रहण किस लिए किया? इसलिए कि यहाँ जहाँ गुण वृद्धि शब्दोच्चारण पूर्वक गुण वृद्धि हो, गुण हो, वृद्धि हो, अदैं आदेश का विधान है, वह इक के स्थान में हो, अन्यत्र नियम नहीं। वहाँ अनिक के स्थान में भी गुण वृद्धि होने में कोई बाधा नहीं। अब जो यहाँ कहा गया है कि कं पुनरंतरेण, तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होता है कि जब प्रकृति सूत्र में गुण वृद्धि शब्द संज्ञा पूर्वक विधान में इनका नियमन करने में चरितार्थ अर्थात क्षीण शक्ति हो जाए, तब गुण वृद्धि का विधान कैसे होगा? अर्थात उसके लिए अतिरिक्त गुण वृद्धि करनी चाहिए। कहा है कौ प्रकृतम, पूर्व सूत्र वृद्धिरादेच में वृद्धि शब्द जैसे स्वरूप पदार्थक है, अर्थात संज्ञा परक है, वैसे ही अदें गुण में अनुदात्त हुआ भी यहाँ अधिकार का आश्रय है, शब्दाधिकार का नहीं। अब
जो इस सूत्र में गुण वृद्धि की अनुवृत्ति आती है उससे कौन सा अधिकार है? वृद्धिरादेश अदेंग गुण, यह सूत्र द्वय, ये दोनों सूत्र। यदि ऐसा है तो अदेंग गुण में वृद्धि की अनुवृत्ति होने से अदेंग की वृद्धि संज्ञा भी प्रसक्त होती है। संबध्यमान जिसका आगे संबंध जुड़ता है की अनुवृत्ति होगी, पहले वृद्धिरादेश, तदनंतर अदेंग गुण, तदनंतर अनुवृत्त सूत्र वृद्धिरादेश, तब इको गुण वृद्धि। इसमें केवल गुण वृद्धि की अनुवृत्ति होगी, आदेश अदेंग की निवृत्ति हो जाएगी, अथवा अधिकार मेढक की चाल चलते हैं। जैसे मेढक उछल कर चलते हैं, ऐसे ही अधिकार अर्थात वृद्धि शब्द वृद्धिरादेश सूत्र से चलकर बीच में आए अदेंग गुण को फांद कर इस प्रकृत सूत्र इको गुण वृद्धि में आ जाता है। गुण शब्द अनंतर पूर्व सूत्र से चला आता है। अथवा एक जोगः करिष्यते वृद्धिरादेश अदेंग गुण तत इको गुण वृद्धि इति नौ चेक जोगी अनुवृत्तिर्भवत्। अब व्याख्याकार कहते हैं कि वृद्धिरादेश और अदेंग गुण को एक सूत्र के रूप में पढ़ा जाएगा, तब इको गुण वृद्धि इसे पढ़ देंगे, एक जोग में अनुवृत्ति का झंझट ही नहीं। अथवा अन्य वचनाच्चकारणाच्च प्रकृतापवादो विज्ञायते यथोत्सर्गेण प्रसक्तस्यापवादो बाधको भवति। अन्यस्याः संज्ञायाः वचनाच्च अकारस्य चानुकर्षणार्थस्याकरणात् प्रकृतायाः वृत्तिसंज्ञायाः गुणसंज्ञा बाधिका भविष्यति, यथोत्सर्गेण प्रसक्तस्यापवादो बाधको भवति। अब भाष्यकार कहते हैं कि अथवा अन्य संज्ञा अर्थात गुण संज्ञा कहने से और पूर्व सूत्र में कही हुई संज्ञा वृद्धि संज्ञा के अनुकर्षण आगे को खींच लेने के लिए चकार न पढ़ने से प्रकृति वृद्धि संज्ञा को गुण संज्ञा बाध लेगी, मतलब रोक हो जाएगा। जिस प्रकार उत्सर्ग से प्राप्त हुए कार्य का अपवाद बाधक होता है। अथवा वक्ष्यत्येतत् अनुवर्तन्ते च न विधयः न चानुवर्ततादेव भवन्ति किन्तर्हि यत्नात् भवन्ति इति। अथवा आचार्य विभाषा तिल मासो माभंगांगुणभ्यः में कहेंगे पूर्व विधि वाक्यों की उत्तर विधि वाक्यों में अनुवृत्ति होती है, पर अनुवृत्ति मात्र से उनका संबंध नहीं बन जाता जब तक संबंध ज्ञापन के लिए यत्न विशेष न किया जाए। यहाँ विभाषा स्वरूप यत्न है और प्रकृत सूत्र में पुनः गुण वृद्धि ग्रहण रूप यत्न है। अथवा उभयं निवृत्त्यं तदपेक्षिष्यामहे किं पुनरयम् अलुवन्त्यशेषः आहोस्विद् अलुवन्त्यापवादः कथं चायं तच्छेखः स्यात् कथं वा तदपवादः। यदि एकं वाक्यं तच्छेदं च अलुवन्त्यस्य विधयो भवन्ति इको गुण वृद्धि अलुवन्त्यस्य इति ततोऽयं तच्छेषः। अथ नानावाक्यं तच्चेदं च अलवन्त्यस्य विधयो भवन्ति इको गुण वृद्धि अन्त्यस्य चानन्त्यस्य च इति ततो अयम् अपवादः कश्चात्र विशेषः। अब यहाँ व्याख्याकार कहते हैं कि अथवा वृद्धिरादेश तथा अदेंग गुण इन दोनों की स्वरितादि लिंग के अभाव में निवृत्ति हो गई। अब अपेक्षा लक्षण लौकिक अधिकार का आश्रयन करेंगे। किंग पुनरयम अलुवन्त्य शेषः, यह किस प्रकार का शेष होता है और किस प्रकार उस आवश्यक अलुवन्त्यापवाद और किस प्रकार उसका अपवाद। कथम चायं तच्छेषः स्यात् कथं वा तदपवादः। और
यदि वह और यह ये दोनों मिलकर एक वाक्य बनाए, षष्ठी निर्दिष्ट के अंत्य अल को विधियां होती है। इको गुण वृद्धि को इसके साथ मिलाकर इस प्रकार एक वाक्य होगा, अंत्य अल इक को गुण वृद्धि होते हैं। इको गुण वृद्धि अलोअंत्यस्य इति। अब इको गुण वृद्धि अलोअंत्यस्य का शेष अंग हो जाता है यदि भिन्न भिन्न दो वाक्य रहे, अंत्य अल के स्थान में विधियां होती है, इक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, चाहे वह इक अंत्य हो अथवा अनंत्य। तब यह अलो अंत्यस्य का अपवाद हो जाता है, तो कहते हैं कश्चात्र विशेष। इसमें क्या अंतर है? वृद्धि गुणान बलो अंत्यस्येद चेन मेदि मृजि पुगंत लघुपर्धि दृशि क्षिप्र क्षुद्रे स्विग्रहणम। वृद्धि गुणावलोन्त्यस्य चेन मेदि मृजि पुगंत लघुपदाच्छिदृशि क्षिप्र क्षुद्रे स्विग्रहणम। वृद्धि गुणावलोन्त्यस्य चेन मेदि मृजि पुगंत लघुपर्धि दृशि क्षिप्र क्षुद्रे स्विग्रहणम कर्तव्यम। मृदेर गुणः इति वक्तव्यम, अनन्त्यत्वात् सिद्धि न प्राप्नोति। मृजेर वृद्धेः इति वक्तव्यम, अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति। पुगंत लघुपदस्य गुण इति वक्तव्यम, अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति। ऋच्छेर लिटि गुणः इति न वक्तव्यम, अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति। ऋदसो अंगी गुणः इति वक्तव्यम, अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति। क्षिप्र क्षुद्रयोर गुणः इति वक्तव्यम, अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति। अब वार्तिककार कहते हैं कि यदि वृद्धि और गुण अंत्य अल इक के स्थान में होते हैं तो मिद मृज पुगंत लघुपद ऋक्ष दृश्य क्षिप्र क्षुद्र इनके इक को गुण हो, ऐसा वचन करना होगा। मिदेर गुणः यहाँ इक के स्थान में गुण हो, ऐसा कहना चाहिए। ई यहाँ अंत्य नहीं है, अतः गुण की प्राप्ति नहीं। मृजेर वृद्धि यहाँ इक के स्थान में वृद्धि हो, ऐसा वचन कहना पड़ेगा। इक के री यहाँ अंत्य नहीं, अतः वृद्धि की प्राप्ति नहीं। पुगंत लघुपदस्य च में पुगंत और लघुपद को सार्वधातुक आर्धधातुक प्रत्यय परे रहते गुण होता है, सो अब यहाँ न हो सकेगा। अतः इनके इक के स्थान में गुण होता है, ऐसा कहना चाहिए। इक के अंत्य न होने से प्राप्ति नहीं। ऋक्ष धातु को लिट परे रहते ऋक्ष त्रिताम गुणः, इससे गुण विधान किया गया है। वहाँ वह इसके ऋक माने ऋक के री के इक, वहाँ वह इसके इक अर्थात री के स्थान में हो, ऐसा कहना चाहिए। इक री के अंत्य न होने से प्राप्ति ही नहीं। हृदसु अंग गुणः, इसमें हृदसु अंग गुणः में गुण हो, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि इक री के अंत्य न होने से प्राप्त नहीं। क्षिप्र क्षुद्र शब्दों को यश इष्ठन इमनिच प्रत्ययों के परे रहते गुण विधान किया गया है। यहाँ भी इक अर्थात ई उ के स्थान में गुण हो, ऐसा कहना चाहिए, कारण कि इक के अंत्य न होने से प्राप्ति नहीं। अब वार्तिककार कहते हैं कि सर्वादेश प्रसंगाश्चान निगंतस्य, यह जो अंग इंगंत है, सर्वादेश प्रसंगाश्चानिगंतस्य, यहाँ सर्वादेशस्य गुणो अनिगंतस्य प्राप्नोति। याता वाता किं कारणम अलोन्त्यस्य षष्ठी चैव हि अंत्यम इक मुपसंक्रांता अंगस्येति च
स्थान षष्ठी इत्यादीनाम इङन्त अंगं तस्य गुणः सर्वादेशः प्राप्नोति। अब यहाँ वार्तिककार कहते हैं कि अंग इङन्त नहीं है, इन सारे के स्थान में गुण प्रसक्त होता है, जैसे याता वाता में या वा का गुण प्राप्त होता है। इस प्राप्ति का क्या कारण है? तत्शेष पक्ष में अलो अंत्यस्य इस षष्ठी का अंग के अंत्य इक के साथ संबंध हो जाता है। अंगस यह स्थान षष्ठी है। अब जो अनिगंत अंग है वहाँ षष्ठी का अंत्य अल में उपहार अर्थात संबंध न होने से मिदिर गुण इत्यादि में मिद आदि समुदाय के स्थान में गुण प्राप्त होता है। अब ग्रंथकार कहते हैं नैषधोषः यद्यपि अलवन्तश्चेत् षष्ठी अन्त्यम इक उपसंक्रांता एवं अंगस्येत्यपि स्थान षष्ठी यद्यदिदानीम् अनिगन्तं तत्र षष्ठी नास्ति कुतो गुणः कुतः सर्वादेशः एवं तर्हि नायं दोषसमुच्चयः किं तर्हि पूर्वपेक्षोऽयं दोषः हि अर्थे चायं च पठितः मिदि मृज पुगन्त लघु पदर्क्षि दृशि क्षिप्र क्षुद्रेषु ग्रहणं सर्वादेश प्रसंगो हि निगन्तस्य इति। मिदेर गुणः इक इति वचनाद् अनन्त्यस्य न अलो अन्त्यस्य इति वचनाद् इको न उच्यते च गुणः स सर्वादेशः प्राप्नोति एवं सर्वत्र अस्तु तर्हि तदपवादः। अब यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि नैष दोषः, यह कोई दोष नहीं। यहाँ मृदेर गुण इत्यादि में मिद आदि समुदाय के स्थान में गुण प्राप्त होता है। कहता है यह कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार अलोअंत्यस्य यह षष्ठी अंत इक में उपसंहृत हो जाती है, इक के साथ जुड़ जाती है, इसी प्रकार अंगस से यह स्थान षष्ठी भी अंत इक में उपसंहृत हो जाती है अर्थात जुड़ जाती है। अब जो अनिगंत अंग है वह षष्ठी अर्थात अंत इक में उपसंहृत षष्ठी ही नहीं है, तो तत्शेष पक्ष में गुण की भी प्राप्ति नहीं रहती। सर्वादेश का तो क्या कहना। अब कहता है एवं तर्हि नायम दोष समुच्चय, तो यहाँ पूर्व दोष से भिन्न एक और दोष दिया है, ऐसा नहीं। पूर्वापेक्षोयम दोष ही अर्थे चायम च पठिता, कहते हैं ऐसा नहीं तो कैसे है। पूर्व निर्दिष्ट दोष में हेतु कथन है चकार यहाँ ही के अर्थ हेतु में पढ़ा है। इन दोनों वार्तिकों को एक वाक्य के रूप में इस प्रकार पढ़ना चाहिए। मिज मृदि पुगंत लघु पदर्क्ष दृश्य क्षिप्र क्षुद्रेषु ग्रहणम सर्वादेश प्रसंगो ही अनिगन्तस्य। अब यहाँ मिदेर गुण, यही जो गुण विधान किया गया है वह गुण वृद्धि इक के स्थान में होते हैं। इस वचन से अंत्य दो के स्थान में नहीं हो सकता। षष्ठी निर्दिष्ट के अंत्य अल के स्थान में कार्य होता है। इस वचन से इक के स्थान में नहीं होता, पर आचार्य ने गुण विधान किया है, शास्त्र व्यर्थ न हो, इसलिए वह सारे मिद रूप अंग के स्थान में होगा। इस प्रकार मृज आदि के विषय में जानो। अतः यह व्यवस्थित हुआ कि इक का ग्रहण करना चाहिए। अस्तु तर्हि तदपवादः, अच्छा तो यह अलोअंत्यस्य का अपवाद हो। इस प्रकार अब आगे, यदि इक मात्र को गुण वृद्धि होते हैं, यह अपवाद पक्ष है, तो जुस परे रहते गुण सार्वधातुक और आर्धातुक मत्स्य परे रहते गुण ह्रस्वादियों को गुण उ को गुण, इन विधियों में अनंत्य इक को भी गुण प्राप्त होता है, उनका प्रतिषेध करना चाहिए। ये आगे के पाठ में पढ़ाए जाएंगे।
इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।